नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम में आतंकी हमले पर तेज होती सियासत की, मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले की। जानेंगे आतंकी हमले पर बीजेपी की राजनीति को, देखेंगे निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों ईडी पर हमलावर हुई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपए, घायल हुए लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने कसी कमर, पटना में होगी अहम बैठक। इससे पहले 17 अप्रैल को हुई थी बैठक। तय समय सीमा पर होगी बीपीएससी की मुख्य परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द करने की याचिका हुई खारिज। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। राज्य वक्फ बोर्ड की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मुस्लिम ही होगा बोर्ड का सदस्य, राज्य बार काउंसिल का सदस्य होना भी जरूरी। गुजरात के कच्छ में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मोदी सरकार के इंटेलिजेंस सिस्टम और सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सुकून की तलाश में पहुंचे मासूम लोगों पर जिस तरीके से हमला हुआ, वो मोदी सरकार से एक नहीं, दो नहीं, ढेरों सवाल के जवाब मांग रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मोदी सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। दुनिया भर में इस खौफनाक मंजर की चर्चा इस वक्त जोरों से की जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां इस हमले के दृश्य ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पहलगाम के बेसरन में मौजूद 2000 पर्यटकों के लिए किसी सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं था। ऐसे में पूछा जा रहा है कि 2016 में नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने वाली मोदी सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ। बता दें, पहलगाम में हुआ ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा है, जो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और सुरक्षा के मुद्दे पर खूब बखान बका। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। इतना ही नहीं, अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों की भी कमर तोड़ दी। लेकिन पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने मोदी शाह के सारे दावों और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कवायद भी तेज हो गई है। गोदी मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल सिर्फ इस बात को केंद्र बना रहा है कि धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाएगी और जान गंवाने वालों में हिंदू शामिल रहे, जबकि समझना जरूरी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो आतंकी हमला पहलगाम में मासूम लोगों पर हुआ वो सरकार और सिस्टम की नाकामी है, जिसे छुपाने और सवालों को दबाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और संजय राउत समेत विपक्ष के नेताओं ने हमले की न केवल निंदा की, बल्कि मोदी सरकार से हमले पर जवाबदेही भी मांग ली है। तो कैसे अपने ही बयानों पर वादों पर घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार अक्सर आतंकवाद पर अपनी सरकार की सफलता के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने वो सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में विपक्ष से लेकर आम जनता तक मोदी सरकार से हमले पर जवाबदेही की मांग कर रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाली मोदी सरकार की अगुवाई में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया। कैसे 56 इंची वाले प्रधानमंत्री की लफाजियों के तले कश्मीर के जमीन पर इतना घिनौना कृत्य हो गया। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी हमले की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहला देने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाए। इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमले को मानवता पर धब्बा बताया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस हमले की निंदा की और उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमले पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमले को लेकर संवेदना जाहिर करने के साथ ही मोदी सरकार से हमले की जांच की मांग भी की। इसी के साथ उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूरा समय सरकार बनाने और गिराने में जाता है।
पहलगाम में हुए हमले पर मोदी सरकार की नाकामी बताते हुए संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग कर डाली। इस तरह पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार की नाकामी से जोड़कर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया है, जो कि लाजमी है। एक तरफ तो पूरा देश पहलगाम में हुआ आतंकी हमले पर शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस 4 दिवसीय भारत दौरे पर है, जो कि डिप्लोमेटिक बताई जा रही। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनके भव्य स्वागत और उनके आगे पीछे घूमते मीडिया की खुलकर आलोचना की जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर धर्म की आड़ लेकर खुद का बचाव करने वाली बीजेपी का दोहरा चेहरा उस वक्त सामने आ गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के आगरा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनका भव्य स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक यात्रा को इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे वक्त में जब 26 से ज्यादा लोग और उनके परिवार सहित पूरा जम्मू कश्मीर और देश डरा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। इन हालातों में बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई भी मौका नहीं गंवा रही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर खुलेआम बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी हैंडल से ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही है जो बेशर्मी की हर पराकाष्ठा को पार कर रही है। धर्म के नाम पर जाति को केंद्रित करके कहीं न कहीं बीजेपी विपक्ष के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर षड्यंत्रकारी प्रहार करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, इस बेशर्मी की सारी हदें उस वक्त पार हुई जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आतंकी हमले पर जवाबदेही और आश्वासन देने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर हमले की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि याद रहे, धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी है, जात पूछकर नहीं। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी हिंदू मुसलमान का राग अलापा, जो दिखाता है कि बीजेपी किस तरीके से आपदा में अवसर तलाश करके जान गंवाने वालों पर खुलकर राजनीति कर रही है, जिसके बाद बीजेपी निशाने पर आ गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे न्यायपालिका पर अपने विवादास्पद बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए। बीजेपी सांसद एक के बाद एक बयान देने से चूक नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ गई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियों ने देश भर में एक अलग तरह की बहस को छेड़ दिया है। हालांकि इतने पर भी बीजेपी सांसद और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विवादित बोल और न्यायपालिका की अवमानना थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका अगले हफ्ते लिस्ट करने को कहा है, जिसके बाद बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की भी मांग की गई। बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए CGI संजीव खन्ना और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दुबे के इस बयान से बवाल मच गया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि इस सब के बावजूद बीजेपी सांसद और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका पर हमले नहीं रुक रहे। एक तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक नया पोस्ट किया, जिसमें दावा किया कि 1967 और 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू के पास कानून की डिग्री नहीं थी। बीजेपी सांसद का बयान न केवल उनके पिछले बयानों से उपजे विवाद को और हवा देता है, बल्कि न्यायपालिका की ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। साथ ही दुबे का यह नया बयान दिखाता है कि बीजेपी का तानाशाही भरा रवैया किस हद तक आगे बढ़ रहा है। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि यानी कि सांसद ये तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। इस तरह तमाम बयान और दावे न्यायपालिका पर बीजेपी की सोची समझी साजिश के तौर पर देखे जा रहे। बहरहाल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या निर्णय लेता है। पिछले कुछ दिनों से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक के बाद एक गांधी परिवार पर ईडी के एक्शन पर कांग्रेस सांसद ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर बीते दिनों ईडी ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की थी। इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईडी और पीएम मोदी को आड़े हाथ ले लिया। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर भी सवाल उठा दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी रणनीति बदलने की भी सलाह दी। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने भी बीजेपी पर कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार आजकल गलत सलाह दे रहे हैं। जनता सच जानती है और ये भी जानती है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। प्रधानमंत्री को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार और ईडी को आड़े हाथ लिया और एक के बाद एक निशाना साधा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से ईडी की सरकार के दबाव में काम करने पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी कई बार विपक्षी नेता इस बात को दोहरा चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की ईडी को लेकर मोदी सरकार पर लगाए आरोपों ने फिर इस मुद्दे को गर्म कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।